हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 बिहाइव बुक का सेकेंड चैप्टर करेंगे, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इस चैप्टर में हम दो बहुत ही फेमस लोग के बारे में पढ़ेंगे, एवलिन ग्लैनी और बिस्मिल्लाह खान। उन दोनों को ही म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है। तो इस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में, हम एवलिन ग्लैनी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 1 करेंगे, एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इसकी जो राइटर हैं उनका नाम है डेबोरा काउली। उन्होंने एवलिन ग्लैनी का इंटरव्यू लिया था। डेबोरा काउली ने एवलिन ग्लैनी का इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू के बेस्ड पे उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। और कुछ कोट्स, मतलब जो कुछ स्टेटमेंट है एवलिन ग्लैनी की और कुछ उनकी मदर की, उसको भी मेंशन किया है उन्होंने इस चैप्टर में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अगर जैसे हम इसका टाइटल देखिए, हमें थोड़ा वियर्ड लगेगा कि एवलिन ग्लैनी जो है वो म्यूज़िक को सुनती हैं बट बिना उसको हेयर करे, मतलब बिना उसको कान से सुने, तो मतलब कैसे सुन सकती हैं। तो हम जब पूरा पार्ट पढ़ेंगे, हम इस पार्ट 1 को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्यों डेबोरा काउली ने ये टाइटल इस पार्ट को दिया है, ठीक है। और हमें बिल्कुल एप्रोप्रिएट भी लगेगा ये टाइटल जो है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। जैसे ये बिफोर यू रीड क्या है, कोटेशन मार्क में है। जो चीज़ जैसे ये कोटेशन मार्क में है, ठीक है, मतलब ये इन कोटेशन मार्क के अंदर जो चीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, स्टेटमेंट होती हैं किसी इंसान की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। उनको एज इट इज़ जब लिखते हैं किसी की बोली हुई या किसी की दी हुई स्टेटमेंट को, तो उनको हम क्या करते हैं, कोटेशन मार्क में लिखते हैं। तो ये जैसे अगर हम गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, what we hear she feels far more deeply than any of us, that is why she express music so beautifully। अब ये जो है किसी की स्टेटमेंट है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि गॉड ने जो है उनकी हियरिंग ले ली है। मतलब हमें स्टेटमेंट से पता चलता है कि एवलिन जो है वो सुन नहीं सकती, ठीक है। गॉड ने उनकी हियरिंग ली है बट गॉड ने उन्हें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स दी हैं, ठीक है। आगे क्या कहते हैं, जो हम सुन सकते हैं, व्हाट वी हियर, वो उन चीज़ों को क्या कर सकती हैं, फील कर सकती हैं, ठीक है। जो एवलिन ग्लैनी है उन चीज़ों को वो फील कर सकती हैं जो हम सुनते हैं अपने कानों से। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यानी कि हम लोगों से बहुत बेहतर तरीके से, बहुत गहराई से उन चीज़ों को महसूस कर पाती हैं वो। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिकली सो ब्यूटिफुल। यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को इतनी ब्यूटिफुली एक्सप्रेस कर पाती हैं। मतलब एवलिन ग्लैनी जो है वो क्या है, सुन नहीं सकती, ठीक है, कहें तो वो डेफ है, पर वो क्या करती हैं, म्यूज़िक को और जो चीज़ें हम सुन सकते हैं उनको वो क्या करती हैं, फील करती हैं, महसूस करती हैं। और यही कारण है कि वो क्या करती हैं, उन चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली, म्यूज़िक को बहुत ही ब्यूटीफुली क्या करती हैं, वो एक्सप्रेस कर पाती हैं। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story। अब इस पार्ट में हम एवलिन ग्लैनी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने अपनी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी, यानी कि वो सुन नहीं सकती थी, उसके अगेंस्ट वो लड़ी और अपनी लाइफ को उन्होंने क्या बनाया, एक सक्सेस स्टोरी बनाया, ठीक है, सक्सेसफुल बनाया अपनी लाइफ को, तभी आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 1। Rush hour, crowd jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. अब रश आवर क्या होता है, जैसे पीक आवर होते हैं जब बहुत सारे लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना होता है। जैसे अगर देखिए तो मॉर्निंग का स्कूल का टाइम, बच्चों का ऑफिस का टाइम जो होता है, तो बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, वो होते हैं रश आवर्स। तो रश आवर थे, जो क्राउड थी वो जॉसल का मतलब क्या होता है, पुश रफली, एक दूसरे को रफली पुश कर रहे थे, ठीक है, मतलब कह सके धक्का मुक्की कहते हैं ना हिंदी में। तो जॉसल था पूरे पूरे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राउड था, लोग जॉसल कर रहे थे। वहाँ पे अ स्लाइड गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, वहाँ पे एक स्लाइड मतलब एक पतली सी और छोटी सी, स्मॉल एंड थिन, पतली सी और छोटी सी 17 ईयर ओल्ड गर्ल थी, ठीक है, जो कि यंगर लग रही थी 17 ईयर्स से, यानी कि उनकी एक्चुअल एज क्या थी, 17 ईयर्स की थी वो, पर वो देखने में वो 17 ईयर्स से भी छोटी लग रही थी। वो वहाँ पे नर्वस और एक्साइटेड खड़ी थी, ठीक है, वो वहाँ पे नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी थी।
एक्साइटेड क्यों थी? क्योंकि शी कैन फेल द वाइब्रेशन, जो आने वाली ट्रेन है, जो अप्रोचिंग ट्रेन है, उसकी वाइब्रेशन को वो क्या कर रही थी, महसूस कर पा रही थी, इसलिए वो थोड़ी एक्साइटेड थी. इट वॉज हर फर्स्ट डे at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. अब वो वहाँ पे नर्वस क्यों थी? क्योंकि आज उनका क्या था, मतलब जिस दिन की बात कर रहे हैं वो क्या था, उनका पहला दिन था कहाँ का, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. एक म्यूज़िक की बहुत ही प्रेस्टिजियस यानी कि बहुत ही नामी अकेडमी है म्यूज़िक की, ठीक है, बहुत ही फेमस और नामी अकेडमी है, ठीक है, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन की. वहाँ पे उनका एडमिशन हो गया था और उनका पहला दिन था, ठीक है. और वो नर्वस इसलिए थी क्योंकि वो कहाँ से बिलोंग करती थी, स्कॉटिश फार्म. किसको बोला है? स्कॉटिश फार्म उसको बोला है, स्कॉटलैंड को बोला गया है, ठीक है. स्कॉटलैंड को स्कॉटिश फार्म इसलिए बोला गया है क्योंकि स्कॉटलैंड में बहुत सारी कंट्री साइड्स हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे फार्म्स हैं वहाँ पे, थोड़ा रूरल एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो जो है वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, ठीक है. वो लंदन जैसे एक बहुत ही प्रेस्टिजियस उनकी रॉयल अकेडमी में एडमिशन हो गया था, ठीक है. और हमें पता है कि लंदन सिटी कैसी डेवलप्ड और बहुत ही फास्ट पेस से चलने वाली सिटी है, तो वो क्या थी, थोड़ा नर्वस थी. ऑब्वियसली हम भी किसी नई जगह पहली बार जाते हैं तो हम लोग भी क्या होते हैं, सब नर्वस होते हैं, तो वो भी वहाँ पे नर्वस थी. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस अ बिगर चैलेंज. एस्पायरिंग म्यूजिशियन क्या है? मतलब अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन. एस्पायरिंग का मतलब क्या होता है? कोई कुछ बनना चाहता है तो उसके आगे एस्पायरिंग लगता है, ठीक है. जैसे एस्पायरिंग डॉक्टर, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, यहाँ पे वो म्यूजिशियन बनना चाहती हैं एवलिन ग्लेनी, तो यहाँ पे लगा है एस्पायरिंग म्यूजिशियन. पर उनके लिए जो चैलेंज था वो बड़ा था, यानी कि एक जो नॉर्मल चाइल्ड होता है वो भी नर्वस होता है अगर वो किसी नई जगह, नई अकेडमी में पहली बार जाए, ठीक है. नर्वस होता है कैसे होंगे टीचर, कैसा होगा इन्वायरमेंट. पर जो एवलिन थी वो थोड़ा ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि वो प्रोफाउंडली डेफ थी, वो कम्प्लीटली डेफ थी, वो सुन नहीं सकती थी कुछ भी. तो फिर उनके लिए ये जो नया इन्वायरमेंट था, ठीक है, नई अकेडमी थी, ये उनके लिए ज़्यादा बड़ा चैलेंज था. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. अब एवलिन ग्लैनी का जो हेयरिंग लॉस था वो ग्रेजुअल था, मतलब उन्होंने धीरे धीरे सुनना कम किया, फिर धीरे धीरे बिल्कुल ही नहीं सुनने लगी, धीरे धीरे वो कम्प्लीटली डेफ हो गई. मतलब एवलिन ग्लैनी जो है वो बाय बर्थ डेफ नहीं थी, तब वो सुन सकती थी. बाद में जब वो थोड़ी बड़ी हुई तब उनकी धीरे धीरे उन्होंने सुनना कम करा और वो डेफ हो गई. उनकी मदर को रिमेंबर है, ठीक है, जब एवलिन क्या थी, 8 ईयर्स की थी और वो पियानो बजाने के लिए अपनी टर्न का वेट कर रही थी, तब उनकी मदर ने नोटिस किया कि उन्होंने एवलिन का नेम लिया, ठीक है, और एवलिन ने उस मूव नहीं करा. एवलिन मतलब बिल्कुल, जब कोई किसी का नाम बुलाता है तो लोग टर्न करके देखते हैं या फिर मूव करते हैं, ठीक है, पर एवलिन क्या हुआ, वो बिल्कुल हिली नहीं. और उनकी मदर को क्या हुआ, सडनली जो है वो उन्होंने रियलाइज़ किया कि एवलिन ग्लैनी ने सुना नहीं. जैसे अगर हम देखेंगे कोटेशन मार्क में है, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लैनी. इसाबेल ग्लैनी कौन है? एवलिन ग्लैनी की मदर. तो ये उनकी स्टेटमेंट है. तो वो बोलती हैं कि उन्होंने एवलिन का नाम लिया और एवलिन मूव नहीं करी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एवलिन ने सुना नहीं. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. कुछ टाइम के लिए एवलिन ने मैनेज किया टू कंसील मतलब टू हाइड, मतलब उन्होंने कुछ टाइम के लिए अपनी डेफनेस को, अपनी ग्रोइंग डेफनेस को क्या करना, छुपा लिया अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से. बट बाय द टाइम शी was 11, her marks had deteriorated and her head mistress urged her parents to take her to a specialist. अब जब एवलिन ग्लैनी थी वो 11 ईयर्स की थी, तब उनके जो मार्क्स हैं वो डिटोरिएट होने लगे थे, मतलब उनके मार्क्स डिक्रीज़ होने लगे थे, कम होने लगे थे. तब उनकी हेड मिस्ट्रेस जो है उनके स्कूल की, एवलिन के, वो उनके पेरेंट्स से कहती हैं कि आप इनको एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए. अर्ज कर दी, ठीक है, वो उनसे कहती हैं कि आप इनको एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए, एवलिन को. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage.
They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. अब जब वो स्पेशलिस्ट के पास गए एवलिन को लेके, तब पता चला कि जो एवलिन की हियरिंग है वो सिवियरली इम्पेयर्ड है. इम्पेयर्ड का मतलब क्या होता है? वीकेंड, मतलब वीक हो चुकी है काफ़ी. और ये किसका रिजल्ट था? ग्रेजुअल नर्व डैमेज, यानी कि उनकी जो नर्व्स थी वो डैमेज होने लग गई थी और उसकी वजह से वो सुन नहीं सकती थी, मतलब वो डेफ हो गई थी. ठीक है. दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स. हेयरिंग एड क्या होती है? जैसे एक मशीन होती है जो कान में लगाते हैं, ठीक है, और उससे फिर क्या कर सकते हैं, जो डेफ लोग होते हैं वो थोड़ा बहुत सुन पाते हैं. तो वही एडवाइस किया कि हेयरिंग को अब एवलिन को क्या है, अब ये हेयरिंग एड्स लगेंगे और उनको डेफ स्कूल में भेजना पड़ेगा जहाँ पे डेफ बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक. अब ये भी कोटेशन मार्क में है, ये एवलिन की स्टेटमेंट है, सेज एवलिन. एवलिन कहते हैं कि उनको सब कुछ लगा, अचानक से सब कुछ ब्लैक हो गया उनके सामने. ठीक है. ब्लैक मतलब जैसे कहते हैं हम ना, सब कुछ ख़त्म हो गया, पूरा अंधेरा सा छा गया, उनको आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बचपन से बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड थी, वो आराम से सुन सकती थी. ठीक है. अब जब वो 11 ईयर्स की हुई और फिर उनकी पता चला कि उनकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो गई हैं, वो सुन नहीं सकती. ठीक है. तब उनको सब कुछ क्या अचानक से सब कुछ कैसे लगने लग गया? ब्लैक लगने लग गया. ठीक है. सब कुछ उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ अंधेरा सा कह सकते हैं उनको लगने लगा. But Evelyn was not going to give up. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. अब जो एवलिन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्रेव हैं. उन्होंने अपनी जो फिज़िकल डिसेबिलिटी है उसको क्या करा, उसको एक्सेप्ट नहीं कर लिया. ठीक है. उन्होंने क्या करा, उन्होंने गिव अप नहीं करा और उन्होंने डिटरमाइन किया, मतलब एक दृढ़ निश्चय कहते हैं ना, बना लिया कि उनको कैसे करनी है, एक लीड करनी है नॉर्मल लाइफ. उनको बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह, जैसे आम लोग जीते हैं उसी की तरह उनको भी जीना है. और उनका इंटरेस्ट क्या था? म्यूज़िक में, मतलब उनको म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा लगाव था और उन्होंने सोच लिया था कि अब वो म्यूज़िक को ही कंटिन्यू करेंगी. ठीक है. जैसे अगर कोई सुन नहीं सकता तो उसके लिए म्यूज़िक कंटिन्यू करना कितना मुश्किल है. अगर कुछ सुन नहीं सकते तो ठीक है, तो उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे? तो ये चीज़ उनके लिए मुश्किल होने वाली थी क्योंकि वो डेफ हो गई थी. पर वो इतनी डिटरमाइंड थी, मतलब डिटर्मिन्ड थी कि उन्होंने ये ठान लिया था कि उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है और म्यूज़िक को ही फॉलो करना है. ठीक है. अपने इंटरेस्ट को ही आगे परस्यू करना है. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. अब एक दिन उन्होंने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा. जाइलोफोन क्या है? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है. जैसे यहाँ पे डिफ़ाइन किया है जाइलोफोन को, अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट विद अ रॉ ऑफ वुडन बार्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स. ठीक है. जैसे उसके ऊपर भी इन्होंने इमेज दे रखी है, वो जाइलोफोन की है. 2 स्टिक्स होती हैं, उनके थ्रू उसको उनके वुडन बार पे बार बारी टच करते हैं और उससे साउंड क्रिएट होता है. ठीक है. अलग अलग लेंथ की क्या होती हैं? वुडन बार्स लगी होती हैं और 2 स्टिक्स होती हैं उनको बजाने के लिए, तो उसको कहते हैं जाइलोफोन. तो एक बारी एवलिन ने क्या देखा, एक लड़की को जाइलोफोन बजा रही थी, तो एवलिन की भी इच्छा हुई कि वो जाइलोफोन बजाए. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. जो एवलिन की टीचर्स थे उन्होंने उनको डिस्करेज करा. ठीक है. मतलब तुम सुन नहीं सकती तो म्यूज़िक को आगे कैसे परस्यू करोगी, तो उनकी ज़्यादातर टीचर्स ने उनको डिस्करेज करा. पर परक्यूशनिस्ट कौन होते हैं? जैसे परक्यूशनिस्ट अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला एक्सेट्रा. मतलब परक्यूशनिस्ट होते हैं जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं. ठीक है. तो एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उनके अंदर एक पोटेंशियल को स्पॉट किया. ठीक है. उनको उनके अंदर एक क्षमता दिखी कि हाँ वो क्या कर सकती हैं, म्यूज़िक को परस्यू कर सकती हैं. तो उन्होंने एवलिन के अंदर का पोटेंशियल को देखा. He began by turning 2 large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other ways, says Evelyn. अब जो रॉन फोर्ब्स थे उन्होंने क्या करा, उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट की एवलिन की. उन्होंने क्या करा, 2 ड्रम लिए. ठीक है. 2 लार्ज ड्रम लिए और उन पे डिफरेंट नोट्स बजाए. ठीक है. मतलब डिफरेंट धुन बजाई, नोट्स बजाएं. और उन्होंने एवलिन से कहा कि इनको कानों से सुनने की कोशिश मत करो. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स. तो उन्होंने कहा तुम इसको सेंस करो सम अदर वे, मतलब अपनी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से उन नोट्स को, ठीक है, उनकी वाइब्रेशन को सेंस करो, फील करो. Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drums from the waist up and the lower from the waist down.
अब यहाँ पे एवलिन बोलती हैं कि धीरे धीरे सडनली अचानक से उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि वो जो हायर ड्रम नोट, मतलब ड्रम की जो हायर नोट्स थी, जो तेज़ वाली नोट्स थी, उनको वो क्या कर सकती थी अपनी वेस्ट, अपनी कमर के ऊपर, यानी कि अपनी अपर बॉडी से, कमर से जो ऊपर की बॉडी है वहाँ पे वो हायर ड्रम के नोट्स थे उनको फील कर पा रही थी, ठीक है। और जो लोअर नोट्स थे, ठीक है, उनको क्या कर सकती थी अपनी कमर की नीचे वाली बॉडी से पूरा फील कर पा रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different part of her body. अब फोर्ब्स जो हैं, रॉन फोर्ब्स, उन्होंने उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखा, ठीक है। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितना कंसिस्टेंसी रहती है, उतनी हम अच्छे से चीज़ें सीखते हैं। तो फोर्ब्स ने भी क्या करा, उन एक्सरसाइज को रिपीट करते गए और फिर एवलिन को रियलाइज़ होने लगा, ठीक है, कि वो क्या करती हैं, जो म्यूज़िक है उनके डिफरेंट डिफरेंट नोट्स को क्या है वो अपनी डिफरेंट बॉडी पार्ट से महसूस कर पा रही हैं। I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. The rest was sheer determination and the hard work. अब उन्होंने अपने दिमाग को, ठीक है, और अपनी बॉडी को जो है अपने डिफरेंट डिफरेंट साउंड और वाइब्रेशन के लिए खोला, ठीक है, मतलब बिल्कुल ध्यान से महसूस किया कि कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे वाइब्रेशन को सेंस कर पा रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने अपने दिमाग और अपनी बॉडी को साउंड की वाइब्रेशन के लिए ओपन किया, और जो बाकी था, ठीक है, वो डिटर्मिनेशन थी, मतलब उनका दृढ़ निश्चय था और उनकी हार्ड वर्क थी, ठीक है, उनकी मेहनत थी। She never looked back from that point onward. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसके बाद जो एवलिन है उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, ठीक है, वो आगे म्यूज़िक को परस्यू करती रही और आगे बढ़ती रही। उन्होंने एक बार ये यूनाइटेड किंगडम का टूर किया विद यूथ ऑर्केस्ट्रा, मतलब यूथ क्या, जैसे एवलिन 16 ईयर्स की थी उस टाइम पे जब वो लंदन गई, तो वैसे ही जो यूथ ऑर्केस्ट्रा में और लोग थे वो भी कैसे थे, यूथ थे, मतलब हाई स्कूल के या फिर कॉलेज के बच्चे थे। तो उनके साथ उन्होंने लंदन का टूर किया, और जब वो आई तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बना देंगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. अब उन्होंने, जैसे हम देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा में, जो एवलिन है वो कहाँ एक प्लेटफॉर्म पे हैं और वो कहाँ जा रही हैं, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो अब ये वहीं पे आ गए कि जब उन्होंने टूर किया यूके का, उसके बाद उन्होंने ऑडिशन दिया, ठीक है, कहाँ पे, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एडमिशन लेने के लिए उन्होंने क्या दिया, एक ऑडिशन दिया, और उन्होंने वहाँ पे क्या किया, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए इन हिस्ट्री, मतलब पूरी उस एकेडमी की हिस्ट्री में जितने लोगों ने मार्क्स किए होंगे उन सभी में एवलिन ने क्या किए, हायर मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे क्या दिया, एक ऑडिशन दिया। ऑडिशन क्या होता है, गिव अ शॉर्ट परफॉर्मेंस सो दैट द डायरेक्टर कुड डिसाइड वेदर शी वॉज गुड इनफ, मतलब उन्होंने एक शॉर्ट परफॉर्मेंस दी, ठीक है, जो डायरेक्टर हैं उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस देख के वो लोग क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि उनको एडमिशन उस अकेडमी में मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो उन्होंने अकेडमी में ऑडिशन दिया और उन्होंने कैसे मार्क्स स्कोर किए, उन्होंने, मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ एडमिशन लेने भर के मार्क्स स्कोर किए, उन्होंने उस अकेडमी की हिस्ट्री में जितने लोगों ने मार्क्स स्कोर किए थे उन सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए, ठीक है, एवलिन ने। She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. अब पहले एवलिन जो थी वो ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस करती थी, ऑर्केस्ट्रल जैसे ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होता है उसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिस हो गया था, ऑर्केस्ट्रा का मतलब ग्रुप ऑफ जो म्यूजिशियन होता है उसको ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। तो पहले एवलिन जो है वो ग्रुप में परफॉर्मेंस देती थी, अब उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सोलो परफॉर्मेंसेस देना, मतलब अकेले वो परफॉर्मेंस देती थी। और उनके 3 साल के कोर्स, मतलब जो उन्होंने एडमिशन लिया था रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, वो 3 साल का उनका कोर्स था, और वहाँ पे उन्होंने उस अकेडमी के बहुत सारे टॉप मोस्ट अवार्ड को कैप्चर किया। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि एवलिन जो है वो कितनी डाउन टू अर्थ है, ठीक है, मतलब जितनी भी उनको अचीवमेंट मिली, उन्हें जितने भी अवार्ड्स कैप्चर करे, उसके लिए वो बहुत ही हीरोइक, मतलब हिंट नहीं देती थी। जैसे अगर कहें कि उनको ऐसा नहीं शो करती थी कि कुछ बहुत ही ग्रेट उन्होंने अचीव कर लिया, ठीक है,
वो डेफ है, उसके बाद उन्होंने इतने सारे अवार्ड कैप्चर करे, तो वो ऐसे नहीं दिखाती थी ये बहुत ग्रेट चीज़ है। वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ थी, ठीक है, वो नॉर्मली रहती थी। और ये आगे कोटेशन मार्क में उनकी स्टेटमेंट है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। अब यहाँ पे एवलिन कहती हैं कि अगर तुम्हें पता है तुम्हें कहाँ जाना है, ठीक है, और तुम हार्ड वर्क करो तो तुम्हें वो चीज़ें अचीव हो जाएंगी, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. अब एवलिन ग्लैनी जो हैं, ठीक है, वो कहाँ पे पहुँच गई, टॉप मोस्ट, मतलब जो म्यूजिशियन होते हैं, परक्यूशनिस्ट होते हैं, वहाँ पे पहुँच गई। वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मतलब जो बहुत ही हाई इन डिमांड होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही जल्दी बहुत फेमस हो गई, बहुत ही हाई इन डिमांड म्यूजिशियन हो गई। और वो क्या थी, मल्टी परक्यूशनिस्ट, मतलब वो एक दो परक्यूशनिस्ट क्या होते हैं जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ठीक है। मल्टी परक्यूशनिस्ट मतलब वो एक दो नहीं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स को वो बजा सकती थी। और उन्होंने क्या की, मास्टरी की ऑफ सम थाउजेंड्स, मतलब 1,000 इंस्ट्रूमेंट जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो बजा सकती थी, ठीक है। तो उन्होंने मास्टरी की थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट में, और उनका जो स्केड्यूल था वो बहुत ही इंटरनेशनल हैक्टिक स्केड्यूल था, ठीक है, मतलब उनकी बहुत अलग अलग जगह, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या होने लगी, परफॉर्मेंसेज होने लगी, ठीक है, बहुत ही हैक्टिक उनका स्केड्यूल हो गया, वो बहुत ही फेमस हो गई। इट इज़ इंट्रिंग्विन टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंट्रिंग्विन का मतलब क्या होता है, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग उनके फंक्शन होते हैं एवलिन के, ठीक है, मतलब उनको देखना, उनकी परफॉर्मेंसेस को सुनना कि वो कैसे बिना सुने इतनी अच्छे से म्यूज़िक को प्ले कर सकती हैं। तो उनके जो फंक्शन होते थे एवलिन के वो बहुत ही इंट्रिंग्विन होते थे, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते थे, कि उनको देखना कि वो कैसे इतने एफर्टलेसली इतने अच्छे से जो है म्यूज़िक को प्ले कर सकती हैं बिना सुने, उसको सिर्फ फील करके उन सारे नोट्स को। In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beard give me trouble, she laughed. अब यहाँ पे डेबोरा काउली कहती हैं कि उनके 2 घंटे के 2 आवर्स के डिस्कशन में एवलिन ने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, मतलब उन्होंने जितने क्वेश्चंस बोले, जितने उन्होंने वर्ड्स बोले, वो सब एवलिन ने ध्यान से उनको फील करा, मतलब समझा। एवलिन क्या कर सकती हैं, लिप रीड कर सकती हैं, ठीक है, तो उन्होंने उस 2 घंटे के इंटरव्यू में जितने भी वर्ड डेबोरा काउली ने बोले, वो उन सब चीज़ों को वो समझ गई, उन्होंने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। और यहाँ पे कोटेशन मार्क में है एवलिन की स्टेटमेंट एक, मैन विद बशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। यहाँ पे बहुत ही ह्यूमरस वे में कहती हैं एवलिन कि जिन मैंस की बशी बियर्ड होती है, मतलब बड़ी बड़ी दाढ़ी और मूछें होती हैं, वो मुझे ट्रबल में डालते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकती है, उनकी लिप्स को रीड नहीं कर सकती, ठीक है, वो उनके लिप्स जो है वो कवर हो जाएंगे उनकी बशी बियर्ड में। तो यहाँ पे वो थोड़ा ह्यूमरस वे में बोलती हैं कि जिन मेंस की बशी बियर्ड होती हैं वो थोड़ा ट्रबल देते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज। अब एवलिन बोलती हैं ये सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ लिप रीड करती हैं, वो क्या करती हैं, पूरा चेहरा रीड करती हैं, स्पेशली आइज को, आँखों को। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट्स। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज। अब फ्लॉलेसली का मतलब क्या होता है, जैसे शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, फ्लॉलेसली विदाउट एनी फॉल्ट, मतलब बिना किसी मिस्टेक के बिल्कुल ईजिली बोल देना। स्कॉटिश लिट, लिट मतलब अ वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब हम कह सकते हैं एक्सेंट, क्योंकि वो स्कॉटलैंड से थी, तो जब वो वर्ड्स बोलती थी तो उनकी वर्ड्स में स्कॉटिश एक्सेंट होती थी। तो जो एवलिन है वो बिल्कुल आराम से फ्लॉलेसली क्या है वो बोल सकती थी, क्योंकि उनकी स्पीच इतनी क्लियर क्यों है, क्योंकि वो 11 ईयर्स तक सुन सकती थी, ठीक है, तो उनको पता था कि कैसे उन वर्ड को प्रोनाउंस करना है, ठीक है, तो वो चीज़ें सुन सकती थी 11 ईयर्स तक, इसलिए वो बहुत क्लियर थी उनकी स्पीच, ठीक है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़। पर ये बताना मुश्किल है, मतलब कि कैसे उन्होंने बाद में जो है वो फ्रेंच सीखी और जापनीज़ बेसिक जापनीज़ भी सीखी। तो मतलब एवलिन को 2 और लैंग्वेज भी आती थी, फ्रेंच और बेसिक जापनीज़। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair.
और म्यूज़िक के लिए एक्सप्लेन करती हैं एवलिन कि वो मेरी पूरी बॉडी से, मेरे अंदर मतलब पोर इन थ्रू माई बॉडी, मेरी बॉडी से पूरी वो म्यूज़िक की वाइब्रेशन जो है वो सब मेरी बॉडी में जाती हैं। वो बताती हैं वो टिंगल कर सकती है। टिंगल मतलब क्या होता है? कॉजेज अ स्लाइट प्रिकलिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, मतलब थोड़ा सा चुभन वाली कह सकते हैं, ठीक है। उनकी स्किन में वो अपनी स्किन में म्यूज़िक की वाइब्रेशन को फील कर सकती थी, उनकी चीक बोन्स में, ठीक है, उनकी इवन उनके हेयर में भी वो क्या कर सकती थी, उन वाइब्रेशन को फील कर सकती थी, ठीक है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingers. जब वो xylophone बजाती हैं, ठीक है, तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो फील कर सकती हैं। जो xylophone की स्टिक्स है उसके थ्रू से उनकी फिंगर्स में उसकी वाइब्रेशन जो है वो घुस रही हैं। मतलब xylophone की जो वाइब्रेशन, उसके नोट्स हैं, वो अपनी फिंगर टिप्स के थ्रू महसूस कर पाती थी, उनको फील कर पाती थी। By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. अब जब वो ड्रम बन जाती थी, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? इको ऑफ साउंड, मतलब साउंड की गूंज को कहते हैं रेजोनेंस। जब वो ड्रम बजाती थी, ठीक है, तो उस ड्रम के जो साउंड की इको थी वो उसको फील कर सकती थी अपनी बॉडी में, ठीक है, उस ड्रम की वाइब्रेशन, उसकी गूंज को अपनी बॉडी में फील कर सकती थी। On a wooden platform, she removed her shoes so that the vibration passed through her bare feet and up her legs. जब वो वुडन फ्लोर पे होती थी तो अपने शूज़ को उतार देती थी और उन वाइब्रेशन को महसूस करती थी अपने फीट से, अपने पैरों से, ठीक है, और वो महसूस करती थी कि वो जो वाइब्रेशन है वो उनके फीट से क्या है, उनके पैरों पे जा रही है धीरे धीरे। Not surprisingly, Evelyn delighted her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. अब एवलिन जो है अपनी परफॉर्मेंस से वो ऑडियंस को डिलाइट करने लगी, मतलब ऑडियंस को उनका म्यूज़िक सुनना बहुत ही पसंद आने लगा और उनको 1991 में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला, ठीक है। किसका था वो? फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रेस्टिजियस अवार्ड, जो कि सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का था। Says master percussionist James Blade, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. अब जो हमने बिफोर यू रीड में एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, वो किसकी स्टेटमेंट है? मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स की, ठीक है। जेम्स ब्लेड्स हैं, उन्होंने एवलिन को बोला है, एवलिन के लिए ये स्टेटमेंट दी है कि गॉड ने उनसे भले ही उनकी हेयरिंग छीन ली है, मतलब एवलिन से उनकी हेयरिंग छीन ली है, बट उन्होंने उनको कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें दी हैं जो हम सुन सकते हैं। उन चीज़ों को एवलिन जो क्या है वो फील कर सकती हैं, फार मोर डीपली देन अस, हम लोगों से बहुत गहरी तरीके से उस चीज़ों को महसूस कर सकती हैं, म्यूज़िक को महसूस कर सकती हैं, और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हैं। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than casual classical musician. अब एवलिन यहाँ पे क्या है, वो कन्फेस करती हैं, वो मानती हैं कि वो थोड़ी वर्कोहॉलिक है। वर्कोहॉलिक क्या होता है? ये अ पर्सन हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब वो लोग जिनको काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो खुद को खुद खाली नहीं छोड़ते, ठीक है, वो काम करते रहते हैं। तो एवलिन क्या है, बहुत ही वर्कोहॉलिक है, ठीक है, और वो क्या कहती हैं कि उन्होंने ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, ठीक है। जैसे कोई नॉर्मल म्यूजिशियन होते हैं तो वो जितना काम करते हैं एवलिन ने उनसे ज़्यादा मेहनत की है। जैसे कि एवलिन सुन नहीं सकती तो उनको खुद पे उन चीज़ों से ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉमिरस। Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work often harder than classical musician, but the rewards are innumerous. एवलिन जो है वो कन्फेस करती हैं वो क्या है, काइंड ऑफ वर्कोहॉलिक है। वर्कोहॉलिक क्या होता है? अ पर्सन हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, मतलब जिन लोगों को काम करना बहुत पसंद है, वो खुद को खाली नहीं रख सकते, ठीक है, काम करना बंद नहीं कर सकते, उनको कहते हैं वर्कोहॉलिक। तो एवलिन मानती हैं कि वो वर्कोहॉलिक है, और वो कहती हैं कि जो नॉर्मल म्यूजिशियन है, मतलब जो दूसरे म्यूजिशियन है जो सुन सकते हैं, ठीक है, एवलिन ने उनसे ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। ऑब्वियसली एवलिन जो है वो सुन नहीं सकती हैं, तो उनको म्यूज़िक को फील करने के लिए खुद पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, ठीक है, उनको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासिकल म्यूजिशियन से।
और वो कहती हैं पर उनकी मेहनत और उनकी हार्ड वर्क का जो रिवॉर्ड है, बट द रिवॉर्ड्स आर इन्यूमरस। इन्यूमरस मतलब बहुत ह्यूज, बिग, ठीक है। तो यहाँ पे एवलिन कहती है कि उनकी मेहनत का भी जो रिवॉर्ड है वो कैसा है, बहुत ह्यूज है, बहुत इन्यूमरस है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। मतलब एवलिन के जो रेगुलर कॉन्सर्ट, मतलब उनके जो स्केड्यूल कॉन्सर्ट होते हैं, उसके अलावा एवलिन क्या करती हैं, प्रिजन्स में और हॉस्पिटल में फ्री कॉन्सर्ट देती हैं। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस ऑफ यंग म्यूजिशियन। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, ग्रेट इंपॉर्टेंस। मतलब जो यंग म्यूजिशियन है, जो छोटे कम एज के लोग हैं जो म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, वो क्या करती हैं, इम्पॉर्टेंस देती हैं उन लोगों को और उनको क्लासेस भी देती हैं। Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. अब जो बिटहोवर फंड की, जो डेफ बच्चों के लिए एक फ़ंड है, वहाँ की एन रिचलिन कहती हैं कि जो एवलिन है वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है, ठीक है। मतलब डेफ बच्चों के लिए वो क्या है, बहुत ही उनको इंस्पायर करती हैं। और जो डेफ बच्चे हैं उनको देख के ये फील करते हैं कि अगर दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे कोई भी फिज़िकली डिसेबल इंसान ना जा सके। मतलब चाहे किसी इंसान के अंदर कोई भी डिसेबिलिटी हो, ठीक है, उसको जो चाहिए, ठीक है, अगर वो अचीव करना चाहे और डिटर्मिन्ड हो जाए पूरी तरह से, तो वो क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है हर चीज़ जो उसको चाहिए। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लैनी से जो डबल एज के लोग हैं, उन्होंने जितनी चीज़ें अचीव करी हैं, एवलिन ग्लैनी ने उनसे हाफ एज में जो है उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अकम्प्लिश कर ली हैं, यानी कि अचीव कर ली हैं, ठीक है। शी हैज़ बॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrate that it can be very moving. अब ऑर्केस्ट्रा में जैसे ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होते हैं, वहाँ पे जैसे ड्रम, जाइलोफोन, ये सारे कैसे होते हैं, पीछे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे पीछे या फिर साइड में होते हैं। पर एवलिन ग्लैनी जो है वो जैसे सोलो भी परफॉर्मेंस देती हैं, तो वो उन सारी चीज़ों को जो लास्ट में हुआ करते थे ऑर्केस्ट्रा के, उन सब चीज़ों को क्या फ्रंट में, बीच में भी ले आई हैं और इन्होंने शो कर दिया है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये मूविंग है, ठीक है। मतलब ये चीज़ें भी फ्रंट में आ सकती हैं। She has given inspiration to those who are handicapped, people who look at her and say, if she can do it, I can. एवलिन ग्लैनी जो है उन्होंने बहुत सारे हैंडीकैप लोगों को भी इंस्पायर किया है और बहुत सारे दूसरे लोगों को भी। और जब लोग उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर शी कैन डू इट, मतलब वो हैंडीकैप्ड होने के बाद, डिसेबल होने के बाद कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सभी को इंस्पायर करती हैं एवलिन ग्लैनी। एंड नॉट एट लीस्ट शी हैज़ गिवन इन्यूमरस प्लेजर टू मिलियंस। और ना सिर्फ वो इंस्पायर करती हैं, पर उनका जो म्यूज़िक है, ठीक है, वो क्या करता है, बहुत सारे लोगों को बहुत ही प्लेजर देता है, ठीक है। इतना बेहतरीन म्यूज़िक होता है कि लोगों को सुनना वो म्यूज़िक बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो गया है। पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो हमें पता चलता है कि फर्स्ट स्टैंजा में वो कहाँ पे खड़ी हैं, एक रेलवे स्टेशन पे, और वो कहाँ जा रही हैं, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। और वो कितने साल की हैं, 17 ईयर्स की हैं जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जाती हैं, ठीक है, ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में। व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस्ड, व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड। फर्स्ट टाइम कब नोटिस हुई, जब वो 8 ईयर्स की थी, ठीक है, और पियानो बजाने के लिए अपनी टर्न आने का वेट कर रही थी। तब एवलिन का नाम कॉल किया और एवलिन मूव नहीं करा, ठीक है, और उनकी मदर ने फर्स्ट टाइम नोटिस किया कि एवलिन ने सुना नहीं। तो जब वो 8 ईयर्स की थी तब फर्स्ट टाइम क्या हुआ, नोटिस किया एवलिन की डेफनेस को। और वो कंफर्म कब हुआ, जब वो 11 ईयर्स की हुई, ठीक है। एवलिन जब 11 ईयर्स की हुई, इनके मार्क्स क्या होने लग गए, डिटोरिएट होने लग गए, कम होने लग गए। तो उनकी हेड मिस्ट्रेस ने बोला एक स्पेशलिस्ट के पास लेके जाइए। तब जब वो उन स्पेशलिस्ट के पास लेके गए, तब वो 11 ईयर्स की थी और तब उनकी डेफनेस कंफर्म हुई, ठीक है, कि एवलिन जो है वो डेफनेस हो गई हैं। सीवियर जो है उनकी हेयरिंग जो है वो सीवियरली इम्पेयर्ड हुई है। और किसका रिजल्ट था, नर्व डैमेज का। अब देखते हैं पार्ट 2 और फर्स्ट क्वेश्चन। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड सेज। अब किन्होंने एवलिन की हेल्प की थी, रॉन फोर्ब्स ने। जैसे हम यहाँ पे पढ़ते हैं,
ठीक है, और उन्होंने कैसे एवलिन की हेल्प की थी। तो यहाँ पे अगर देखें, जो रॉन फोर्ब्स थे वो क्या थे, एक परक्यूशनिस्ट थे। उन्होंने एवलिन का पोटेंशियल स्पॉट किया था और उन्होंने स्टार्ट किया था, ही बिगेन बाय टर्निंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट। उन्होंने 2 लार्ज ड्रम को 2 डिफरेंट नोट पे बजाया और एवलिन से कहा कि डोंट ट्राई टू लिसन थ्रू योर ईयर्स और ट्राई टू सेंस इट सम अदर वेज, मतलब अपनी अदर बॉडी पार्ट से उन म्यूज़िक वाइब्रेशन को सेंस करो। ठीक है, और एवलिन ने रियलाइज़ किया कि वो जो है हायर नोट्स हैं ड्रम के, उनको अपनी अपर बॉडी से फील कर पा रही हैं, वेस्ट से अपर बॉडी से, और जो लोअर नोट्स हैं उनको वेट्स के डाउन से फील कर पा रही हैं। ठीक है, और फोर्ब्स ने उस एक्सरसाइज को रिपीट किया और एवलिन क्या है, धीरे धीरे उन साउंड को, इन वाइब्रेशन को अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से महसूस करने लग गई। ठीक है, तो किसने हेल्प की थी और किसने उनका पोटेंशियल पहचाना था? रॉन फोर्ब्स ने, परक्यूशनिस्ट थे वो भी। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। एवलिन सबसे फर्स्ट टाइम क्या था, जब एवलिन 16 ईयर्स की थी तब उन्होंने टूर किया था यूनाइटेड किंगडम का विद यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब वो 16 ईयर्स की थी तब उन्होंने यूके का टूर किया था विद यूथ ऑर्केस्ट्रा। फिर जब वो 17 की हुई तब उन्होंने ऑडिशन दिया और उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में एडमिशन लिया। ठीक है, तो टूर उन्होंने कब किया था? फर्स्ट जब वो 16 ईयर्स की थी। ठीक है, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ म्यूज़िक को देंगी। उसके बाद उनके स्केड्यूल परफॉर्मेंसेस होने लग गए। वो फ्री परफॉर्मेंस कहाँ करती थी? प्रेजेंस में और हॉस्पिटल में, और फिर वो बच्चों को क्लासेस भी देने लग गई थी। थर्ड पार्ट देखते हैं, हाउ डज एवलिन हेयर्स म्यूज़िक। अब यहाँ पे हमें बताना है कि एवलिन कैसे साउंड को, म्यूज़िक को सुनती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें 7 वाला स्टैंजा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ मिलेगा। जैसे एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, ये इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी कि वो अपनी पूरी बॉडी से फील करती थी उन साउंड और म्यूज़िक को, सुनती थी, फील करती थी। ठीक है, इट टिंगल्स इन माई स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर्स। ठीक है, वो अपनी स्किन से, चीक बोन से, हेयर्स से उस म्यूज़िक को फील करती थी, यानी कि सुनती थी, वो फील करके ही सुनती थी, कान से तो वो सुन नहीं सकती थी। ठीक है, और जब वो ज़ाइलोफोन बजाती थी तो वो उसकी वाइब्रेशन को सेंस कर सकती थी अपनी फिंगर टिप से। ठीक है, और जब वो ड्रम बजाती थी तो वो उसकी रेजोनेंस को अपनी बॉडी से फील कर सकती हैं, और वो वुडन प्लेटफॉर्म पे अपने शूज़ उतार देती थी और उस वाइब्रेशंस को अपने फीट के थ्रू अपनी लेग्स में क्या करती थी, महसूस करती थी। तो ये सारे तरीके हैं जिससे एवलिन ग्लैनी जो है म्यूज़िक को सुनती थी। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर भी समझ आया होगा और शायद ये क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करें समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।